हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, आज हम नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों यहाँ पर बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल जो है बच्चों यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर किसके बारे आता है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन के बीच में आने वाला एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल आपको जो है केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा क्लास 12 के अंदर, बायोमोलिक्यूल क्लास 11th में आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बायोमोलिक्यूल के अंदर हम एक सबसे अच्छी चीज करने वाले हैं कि हम लगभग कुछ पोर्शन जो है हम केमिस्ट्री से भी कवर करने वाले हैं, ताकि आपको जो है केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल पढ़ते वक्त कोई इशू ना है, कोई प्रॉब्लम ना है। बस इतना सा है कि स्ट्रक्चर्स आपको केमिस्ट्री वाले बताएंगे और मैं आपको जो है यहाँ पर बायोमोलिक्यूल में डिटेल देने वाला हूँ चैप्टर के बारे में। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ बायोमोलिक्यूल का, एक एक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बायोमोलिक्यूल के चैप्टर के अंदर हम लोग इतना इजी क्विकली चाहेंगे कि आप जो है बिल्कुल आपके ब्रेन में, आपके माइंड में एकदम बायोमोलिक्यूल सेट हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल की मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ बच्चों, बायोमोलिक्यूल जो है पूरी बायोलॉजी का बेस है जिसके अंदर हर एक चीज को जोड़ा गया है और हर एक चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल से कनेक्टेड है। अगर आपको बायोमोलिक्यूल समझ में आ गया तो आपका ही मान लीजिए 50 to 70% आपका काम हो जाएगा बायोमोलिक्यूल को समझने के बाद। दूसरी चीज मैं आपसे बायोमोलिक्यूल को लेकर ये बोलने वाला हूँ कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोमोलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है बच्चों, यहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दोनों चैप्टर को मिलाकर हमेशा मैं देखता आ रहा हूँ कि क्वेश्चंस पुट होते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है इस चैप्टर को शुरुआत से ही कनेक्ट करते हुए चलना है और एंड मोमेंट पर आपको मतलब एंड मोमेंट तक आपको क्या करना है, चैप्टर को कनेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा। शुरुआत से लेकर एंड मोमेंट तक आपको चैप्टर कनेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा। मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। इसके बाद आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको भी प्लीज आप कंटिन्यू रखिएगा, ताकि आप जो है बायोमोलिक्यूल को बहुत अच्छे से, बहुत आसान से समझ सके। दूसरी चीज, बायोमोलिक्यूल से हर साल 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली कनेक्ट होते हुए आते हैं कि जैसे पिछले 2 साल पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे बायोमोलिक्यूल से पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको, जैसे आपने देखा होगा कि आपका कौन सा चैप्टर है, एक एनाटॉमी के अंदर हार्टवुड और सेपवुड दिया हुआ है। हार्टवुड एंड सेपवुड के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए गए हैं। अब उसमें क्या किया बच्चों, यहाँ पर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए हैं वहां पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का नाम जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनको दे दिया गया। तो बच्चे क्या होगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। जिसने बायोमोलिक्यूल बहुत अच्छे से पढ़ा था उसने उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया है, और जो नहीं पढ़ पाए, जिनको नहीं समझ पाया बायोमोलिक्यूल, उनका क्वेश्चन या तो गलत हो गया या फिर उन लोगों ने छोड़ दिया। तो हमको बिल्कुल एकदम बारीकी से समझना है, हर एक चीज को कनेक्ट करना है, ताकि आपके बायोमोलिक्यूल से जस्ट चाहे जो क्वेश्चन आ जाए हम बायोमोलिक्यूल से हर एक क्वेश्चन कवर अप कर सके। राइट, चलिए हम शुरुआत करते हैं बायोमोलिक्यूल के इस चैप्टर की। ठीक है, बायोमोलिक्यूल का पहला लेक्चर। बायोमोलिक्यूल के इस पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड इनसोल्यूबल पूल। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर हम जो भी सेल के अंदर जो भी केमिकल एलिमेंट पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। साथ के साथ यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे, चाहे वो केमिकल एनालिसिस हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक चीजों का एनालिसिस देखने को मिले, चाहे वो ऑर्गेनिक चीजों का एनालिसिस देखने को मिले। हम दोनों चीजों का क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, अमीनो एसिड की शुरुआत हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर डिस्कशन हो पाएगा तो हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलते हैं, चलो बायोमोलिक्यूल के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए अर्थ पर वाइड वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। आप भी कहीं घूमने जाते हो तो आप भी इतनी सारी डाइवर्सिटी को देखकर बहुत ज्यादा वंडरफुल देखते हो कि जैसे आपने देखा होगा, आपने जो चैप्टर पढ़ा है, खासकर के जो आपके ड्रॉपर्स हैं उन्होंने पढ़ा है आपका इकोसिस्टम में क्या बोला गया है, एक लाइन दी गई है शुरुआत के पैराग्राफ में, यदि एलियंस हमारे अर्थ को विजिट करने आए तो क्या होगा, जब एलियंस हमारे अर्थ पर विजिट करने आएंगे तो वो इतनी सारी वाइड वेराइटी डाइवर्सिटी देखकर क्या हो जाएंगे बच्चों, चौंक जाएंगे। ऐसे ही हम भी कहीं बार कहीं घूमने जाते हैं तो हमको नई नई डाइवर्सिटी, नई नई स्पीसीज देखने को मिलती हैं, जो कि हमको एक अमेजिंग सा फील करवाती कि यार अर्थ पर इतनी सारी अमेजिंग डाइवर्सिटी भी अवेलेबल है। तो अब मेरे मन में एक सवाल ये आता है बच्चों, जितनी भी डाइवर्सिटी, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, क्या जितनी भी डाइवर्सिटी अर्थ पर प्रेजेंट है बच्चों वो सब सेम केमिकल से बनी हुई है? हाँ, इसका आंसर बिल्कुल हाँ। हमारी जितनी भी अर्थ पर जो भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है वो बिल्कुल सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे फिर वो प्लांट हो, चाहे फिर वो एनिमल हो, चाहे फिर वो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, हम सब एक ही टाइप के केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बने हुए हैं। हम सब में किसी प्रकार से कोई भी केमिकल कंपोजिशन का चेंजेस नहीं है। हाँ, इतना जरूर है बच्चों कि हम सब में कुछ कुछ हद तक, बहुत जब आप बहुत ज्यादा क्लोज जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत ही माइनर से चेंजेस, मतलब कि रिलेटिव अबंडेंस वेरी करता हुआ दिखाई देगा, ये आपको देखने को मिलेगा जब आप क्लोजरली इसको एग्जामाइन करोगे। ऐसे क्या किया गया, आपने देखो, आपने एलिमेंटल एनालिसिस पढ़ा होगा, आपने परफॉर्म भी किया होगा केमिस्ट्री के अंदर। जब आपने एलिमेंटल एनालिसिस को परफॉर्म किया केमिस्ट्री के अंदर, तो आपने पाया होगा कि किस तरीके से हम लोग एलिमेंट को देखते हैं, किस तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं। इसी प्रकार हम लोग बायोमोलिक्यूल के अंदर बच्चों यहाँ पर एलिमेंट का एनालिसिस भी करने वाले हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं इसको भी देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज मैं आपसे बात करूं, जब मैंने प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ठीक है, साथ के साथ आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब टिश्यू लिया और इसको जब इसके ऊपर जब एलिमेंटल एनालिसिस को परफॉर्म किया, तो एलिमेंटल एनालिसिस को परफॉर्म करने के बाद मेरे पास कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स की, कुछ सब्सटेंसेस की क्या आ गई, लिस्ट निकल के आ गई। सेम चीज मैंने किसको लेकर करी बच्चों, यहाँ पर अर्थ क्रस्ट को लेकर की। जब सेम चीज अर्थ क्रस्ट को लेकर की, तब मेरे पास सेम प्रकार के जो है एलिमेंट देखने को मिले, सेम प्रकार के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो इसी चीजों को, इन्हीं सब चीजों को हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों मेरे सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल। मीनिंग क्या होता है बायोमोलिक्यूल का? आपने सर इतना सब तो रामायण तो गा दी इतनी सारी, है ना, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि सर बायोमोलिक्यूल होता क्या है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, देखिए आपको बायोलॉजी के अंदर एक सबसे खास बात बताता हूं। बायोलॉजी के अंदर सबसे खास बात ये है बच्चों, यहाँ पर जब भी आपको किसी मीनिंग का अर्थ निकालना हो तो आप उसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ लीजिए, आपके सामने उसका क्या आ जाएगा, मीनिंग आ जाएगा, या फिर आपके सामने उसका पूरा एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा कि हाँ ऐसा भी कुछ होता होगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल को अगर मैं आपसे बात करूं, देखो बायोमोलिक्यूल की अगर बात करें तो बायोमोलिक्यूल बच्चों यहां पर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द हैं देखिएगा, मैं आपके सामने तोड़ता हूं इसको। बायो मोलिक्यूल, अब बायोमोलिक्यूल जो है बच्चों यहां पर आपके सामने दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, एक तो बना हुआ है बायो और दूसरा बना हुआ है यहां पर मोलिक्यूल। बायो का मतलब बेसिकली बच्चों होता क्या है, बायो का मतलब बेसिकली लिविंग होता है। बेसिकली क्या होगा बच्चों, बायो का मतलब लिविंग होता है। कैसा होगा, लिविंग देखने को मिलता है। बायो का मतलब लिविंग होगा। बायो का मतलब क्या होगा बच्चों, यहां पर लिविंग होता है। और मोलिक्यूल की अगर बात करें तो मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है, यहां पर या तो एलिमेंट होता है या फिर कंपाउंड होता है। क्या होता है, एलिमेंट होता है या फिर कंपाउंड होता है। अब सर एलिमेंट क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, ये भी तो बताओ। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर एलिमेंट या कंपाउंड की बात करें तो एलिमेंट या कंपाउंड आपके दो प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, तो एलिमेंट और कंपाउंड आपके दो हो सकते हैं। कौन कौन से, देखिएगा आपकी अर्थ पर दो टाइप के एलिमेंट या फिर कंपाउंड प्रेजेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट कंपाउंड प्रेजेंट है, तो पहला एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट है आपकी अर्थ पर जो कि है बच्चों यहां पर इनऑर्गेनिक, और दूसरा कौन सा बच्चों यहां पर ऑर्गेनिक है। अब सर ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का क्या फंडा है, तो देखिएगा बच्चों इनऑर्गेनिक को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं तो इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, इनऑर्गेनिक मतलब हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये क्या है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि जैसे कि अगर बात की जाए तो शुगर हो गया, शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, पेट हो गए, अमीनो एसिड हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटाशियम, ये क्या है सब बच्चों आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन आएगा, शुगर आएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आएंगे, फैट आएंगे, अमीनो एसिड आएंगे, तो दे आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं, मैं आपको एक पीस दे दूं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का और बोलूं कि इसका एलिमेंटल एनालिसिस करो, तो आपको जब एलिमेंटल एनालिसिस आप जब करोगे तो आपको उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, आपको उसके अंदर
यहाँ पर हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, ठीक है, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सल्फर देखने को मिलेगा, सोडियम देखने को मिलेगा, कैल्शियम देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर इनके अलावा और पूछूं और इनके अलावा क्या है, तो इनके अलावा आपके सामने शुगर मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, फैट मिलते हैं। अरे भाई हम जो है डेली कंज्यूम करते हैं, हम प्लांट को खाते हैं। प्लांट को क्यों खा रहे हैं? ताकि हमारी बॉडी के अंदर प्लांट से वो चीजें आ सके जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? यहाँ पर यही ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बायोमोलिक्यूल का मतलब ये होता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बच्चों? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसके अंदर बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो बनते हैं या प्रेजेंट होते हैं या फिर उसने किसी और से ऑब्टेन किए हैं, जो कि क्या कहलाता है? आपका बायोमोलिक्यूल कहलाता है। तो मैं क्या इस बात को लिख सकता हूं, क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं चर्चा करूं आपसे, तो ये दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which are formed in living organism या फिर which are made in living organism या फिर कह सकता हूं कि ऑब्टेन्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल कह सकते हो सर, कह सकता हूं कि नहीं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि या तो मेरी बॉडी बना रही हो, राइट, या फिर मेरी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट हो, या फिर मैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इसको ऑब्टेन कर रहा हूं, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। आई होप सो कि आपको बायोमोलिक्यूल समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मेरे सामने क्वेश्चन आता है, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके बायोमोलिक्यूल होते हैं? तो इसका आंसर है भाई, नहीं होते हैं। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके बायोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो यहां पर एक बात और नोट कर लीजिएगा, नोट डाल के, नोट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट बायोमोलिक्यूल्स। क्या नहीं होते बच्चों? यहां पर सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपके बायोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूं बच्चों, अगली स्लाइड पे बात करें। जैसे कि मैं आपसे सामने बात करूं, मैं यहां पर एक अर्थ ले लेता हूं, ठीक है। अर्थ की बात करते हैं बच्चों हम लोग यहां पर। अगर मैं आपसे बात करता हूं अर्थ के बारे में, ये अर्थ ले लिया, ठीक है, ये अर्थ है बच्चों। क्या है ये? अर्थ है। दिस इज कॉल्ड अर्थ, ठीक है, समझ जाओ यार। ऐसा भी नहीं कि मैंने प्योरली आपके सामने अर्थ ही बना दी है। तो ये क्या है बच्चों? अर्थ है, राइट, ये अर्थ है। अर्थ जो है इसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? यहाँ पर अर्थ क्रस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट आपका कैसा कंपाउंड है यहाँ पर? तो अर्थ क्रस्ट आपका नॉन लिविंग कंपाउंड है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग है आपका क्या? अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, आप सबको अर्थ क्रस्ट का एक एक जो पार्ट है वो पकड़ा देता हूं और बोलता हूं कि इसके ऊपर एलिमेंटल एनालिसिस करो। जब आप सभी ने एलिमेंटल एनालिसिस किया तो आप सभी ने पाया कि अर्थ क्रस्ट के अंदर हमको क्या देखने मिल रहा है? तो अर्थ क्रस्ट के अंदर मुझे देखने मिल रहा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर मुझे देखने कार्बन, बिल्कुल सभी को देखने मिल रहा है, हाइड्रोजन देखने मिल रहा है, ऑक्सीजन देखने मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन देखने मिल रहा है, सल्फर बिल्कुल सर देखने मिल रहा है। इसके अलावा एयू, गोल्ड, सिल्वर ये भी देखने मिल रहा है। और क्या देखने मिल रहा है बच्चों? यहाँ पर सिलिकॉन देखने को मिल रहा है,
क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? सिलिकॉन। ये किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? मैं यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा हूँ, राइट। इसके अलावा मैंने आपसे बोला कि चलो भाई, ये तो आपने इसके ऊपर एलिमेंटल एनालिसिस किया नॉन लिविंग थिंग के ऊपर, अब आप एलिमेंटल एनालिसिस करिए किसके ऊपर? लिविंग थिंग के ऊपर। जब आप लिविंग थिंग के ऊपर एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, लिविंग थिंग में जैसे लिविंग क्या हो सकता है? या तो कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी यहां पर माइक्रोब हो सकता है। इनके ऊपर जब एलिमेंटल एनालिसिस किया, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं, आपने प्लांट के ऊपर एनालिसिस किया, इसके ऊपर एनालिसिस किया बच्चों, यहां पर प्लांट के ऊपर एनालिसिस किया। तो प्लांट के ऊपर जब एनालिसिस किया तो प्लांट की बॉडी के पास भी आपको कार्बन देखने को मिला। हाँ जी सर, बिल्कुल देखने को मिला है। हाइड्रोजन देखने को मिला, बिल्कुल सर। ऑक्सीजन देखने को मिला है, नाइट्रोजन देखने को मिला है, सल्फर देखने को मिला है, ठीक है, फॉस्फोरस देखने को मिला है, पोटाशियम देखने को मिला है। क्या आपको प्लांट के पास एयू देखने को मिला है? नहीं सर, आपका जवाब है एयू प्लांट के पास नहीं है। क्या प्लांट के पास एजी है? तो नहीं है सर। क्या प्लांट के पास सिलिकॉन है? नहीं है। क्या है? प्लांट के पास सिलिकॉन नहीं है, ठीक है। अगर है तो बहुत माइन्यूट, बहुत लिस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे आप अर्थ क्रस्ट को एनालिसिस करें, चाहे आप प्लांट को, एनिमल को, या फिर माइक्रोब्स के टिश्यू को एलिमेंटल एनालिसिस करें, आप पाएंगे कि यहां पर मिलने वाले जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सब कैसे हैं? सेम है। अब सर ऐसा कैसे हो रहा है? तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, हम लोग कहां पर रहते हैं? हम लोग रहते हैं अर्थ पर, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्या प्रेजेंट है बच्चों? मिनरल न्यूट्रिएंट्स है। प्लांट क्या करता है बच्चों? प्लांट जो है यहाँ पर इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल की मदद से एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब कर यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमीनो एसिड, प्रोटीन बनाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्लांट को खाते हैं, और प्लांट की मदद से हम लोग क्या लेते हैं? सारे जितने भी प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ये सारे कंज्यूम करते हैं। तो अब मुझे बताओ कि सर ये तो हम डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर मैं आपको जो है, आप प्लांट से मान लीजिए डेली 10 ग्राम प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं। सपोज करो कि आप प्लांट से डेली 10 ग्राम प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। किससे ऑब्टेन कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्लांट को हटा दिया, अब मैंने आपके सामने क्या रख दिया? मिट्टी को रख दिया। आप बताइए, जब आप मिट्टी को खाने लगेंगे तो आप बहुत सारी मिट्टी को खा जाएंगे बच्चों, लेकिन फिर भी तब जाकर आप क्या करोगे? 10 ग्राम प्रोटीन को ऑब्टेन करोगे। तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने मिट्टी को खाना ज्यादा आसान होगा या प्लांट को खाना ज्यादा आसान होगा? सर प्लांट को खाना ज्यादा आसान होगा। इसलिए हमारे पास नेचर ने क्या किया? प्लांट को हमें एज अ गॉड गिफ्ट दिया कि भाई प्लांट आप क्या करो? अर्थ क्रस्ट में मिनरल, जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं उन सबको जो है कन्वर्ट करो, और किसको प्रोवाइड करो बच्चों? यहाँ पर ह्यूमंस प्रोवाइड करो। सेम चीज, ठीक है। तो ये बात होती है किसके अंदर? ये चीजें आपको देखने मिलती है कहां पर? एक प्लांट के अंदर। तो प्लांट की मदद से आप क्या करते हो बच्चों? अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट जो कि आपकी बॉडी के लिए है बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आपने पढ़ा होगा, आपने माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट देखा होगा, ठीक है। उसमें देखा होगा कि आपने कि प्लांट को जीवित रहने के लिए या फिर प्लांट को सर्वाइव करने के लिए टोटल 17 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा सबने? आई होप सो कि पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी भी जो है किससे बनी हुई है? इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो हमारी बॉडी को भी सर्वाइव करने के लिए या हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए किसी ना किसी एलिमेंट की, किसी ना किसी मटेरियल की, किसी ना किसी कंपाउंड की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बिना इन एलिमेंट्स, बिना इन कंपाउंड्स के हम लोग क्या नहीं कर सकते बच्चों? सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए प्लांट क्या करता है? अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर है, उन सबको क्या करता है बच्चों? कन्वर्ट करता है, उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर किसको देता है बच्चों? किसी भी एनिमल को देगा, किसी भी माइक्रोब को देता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन मेरी बात कहने का मतलब, एक पॉइंट और सुनो, यहां पर आप एक चीज और सुनेंगे, लेकिन यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रिलेटिव अबंडेंस क्या करेगा बच्चों? यहां पर वेरी करेगा बिटवीन प्लांट एंड ट्री, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। किसके बीच में बच्चों? बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में।
आई होप सो कि आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ही ज्यादा वाइड डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। नाउ अ क्वेश्चन अराइज, अब आपके सामने क्वेश्चन अराइज होता है दैट अराइज इन आवर माइंड्स, हमारे माइंड्स में, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेम केमिकल, क्या हम सभी लोग सेम केमिकल से मिलकर बने हुए हैं? तो इसका आंसर है यस। सेम केमिकल में कौन हो सकता है? यहाँ पर एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पर कंपाउंड हो सकता है। यू मे हैव लर्नड इन केमिस्ट्री, आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा कि किस तरीके से एलिमेंटल एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है। यदि हम परफॉर्म करते हैं किसके ऊपर? प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट के ऊपर एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, तो हमको एक एलिमेंट की लिस्ट देखने मिलती है। अब उस एलिमेंट की लिस्ट में आपके सामने कार्बन होगा, बिल्कुल होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, एंड सेवरल अदर देयर रेस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू के पर यूनिट मास के हिसाब से हमें वहां पर एलिमेंट देखने को मिलेंगे। इफ द सेम एनालिसिस, यदि सेम एनालिसिस परफॉर्म किया जाए किसके ऊपर? ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट। किसके ऊपर बच्चों? यहाँ पर पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट के ऊपर। तो एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, तो वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट, हमको यहाँ क्या देखने मिलेगा बच्चों? सिमिलर लिस्ट देखने मिलेगा। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, दोनों डिफरेंस में क्या डिफरेंस रहेगा, मतलब दोनों लिस्टों में यहाँ पर क्या डिफरेंस रहने वाला है? इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंस, कोई भी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलेगा। कुड बी मेट आउट ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट, जितने भी एलिमेंट्स जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर? सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट के अंदर, आर आल्सो प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट होंगे किसमें? सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू के अंदर। आएगा ये समझ में? However, a closer examination reveals that the relative abundance, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है relative abundance of carbon, hydrogen with respect to other element, जो होगा बच्चों यहाँ पर हायर, ज्यादा देखने को मिलेगा किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए पैराग्राफ आप लोगों के। आपको जो है मैंने बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया, एकदम सिंपल फॉर्म में समझा दिया है। ठीक है, तो हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी लिस्ट हमको दी गई है। देखिएगा, यहां पर हमको दिया गया है अर्थ क्रस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, अर्थ क्रस्ट ऑफ और ह्यूमन बॉडी परसेंटेज दिया गया है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद यहां पर कौन आता है? कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिएगा हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है बच्चों? यहाँ पर 0.14%, यहाँ पर कितना है? 0.5%। ठीक है, और कार्बन का अमाउंट देखिए 0.03%, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना है बच्चों? 18.5%। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट अर्थ क्रस्ट में कितना है? 46.6%, जबकि मैं आपसे बात करूं ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में आपको कौन देखने मिलता है? ऑक्सीजन देखने मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन देखने मिलेगा? कार्बन देखने मिलेगा। कौन देखने मिल रहा है? कार्बन देखने मिल रहा है। देन उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है बहुत कम अमाउंट में देखने को मिलता है नाइट्रोजन। इसके अलावा यहाँ पर आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कर सकते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो बॉडी है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाद कार्बन, कार्बन बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें और क्या है, नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर देखेंगे आप कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर आपके सामने कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है यहाँ पर? 65.0%। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ बच्चों। क्या कार्बन का कितना है यहाँ पर? 18.5%। फिर नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन का 3.3%। देन उसके बाद कैल्शियम कितना है यहाँ पर? 1.5%। और लास्ट में हाइड्रोजन कितना है बच्चों? यहाँ पर 0.5%। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे ऑक्सीजन का अमाउंट ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना है। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पर अगर देखें ह्यूमन बॉडी में तो 65.0% है, राइट। फिर कार्बन का अमाउंट बात करते हैं तो कार्बन का अमाउंट कितना है यहाँ पर? 18.5%। ठीक है, नाइट्रोजन का अमाउंट 3.3%। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर कैल्शियम का अमाउंट 1.5% और लास्ट में हाइड्रोजन का अमाउंट कितना हो जाएगा? 0.5% हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, जो सिलिकॉन होता है बच्चों, वो सिलिकॉन आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलता है, वो आपको कभी भी आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को
नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ क्रस्ट में देखने को मिल रहा है, और आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिलिकॉन होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट आपकी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और आपके सामने यहां पर ऑप्शन दिए जाए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर और कार्बन के, तो यहां पर आपके पास आंसर होना चाहिए बच्चों, कितना क्या होगा? ऑक्सीजन होना चाहिए। समझ गए? चले बच्चों आगे। बिल्कुल सारी चीजें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है अपनी एक नोटबुक के अंदर, बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है? ध्यान रहेगा। चले, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है? अगर आपसे बात करता हूं ऑक्सीजन के अमाउंट की ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में जो अमाउंट होगा ऑक्सीजन का कितना होगा? 65.0%, ठीक है? फिर उसके बाद आता है यहाँ पे कार्बन का कितना होगा? 18.5%, ठीक है? फिर आता है यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना होगा? 3.3%। फिर कौन आएगा यहाँ पर? कैल्शियम का अमाउंट कितना होगा? 1.5%। लास्ट में आएगा हाइड्रोजन का अमाउंट कितना होगा? 0.5%। तो ये आपको ऑर्डर में ध्यान रखना है, पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम और कैल्शियम के बाद हाइड्रोजन, ठीक है? ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरे पूरे चांसेस हैं, राइट? चलिए, ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस की बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, हाउस, इस हाउस की बात करते हैं। आपको मैं बोलता हूं बच्चों कि आपको जो है हाउस का केमिकल एनालिसिस करना है, तो कैसे करोगे? क्या करोगे? बताओ मुझे इसका, बताओ कौन बता सकता है कि आप हाउस का जो है एनालिसिस कैसे करोगे? अरे सर, हाउस का एनालिसिस करना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे? हाउस के अंदर देखेंगे कि हाउस के अंदर कौन सा पेंट लगा हुआ है, ठीक है? फिर हाउस देखेंगे कि हाउस के अंदर जो है कौन कौन सी ईंटें लगी हुई है, ठीक है? हाउस के अंदर किस तरीके के नल फिटिंग वगैरह की गई है, हाउस के अंदर किस तरीके का आपको डोर लगाए गए हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहाँ पे आप केमिकल एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप केमिकल एनालिसिस दो चीजों का कर सकते हैं। एक तो उन चीजों का कर सकते हो जो चीजें आपको दिख रही हैं, और दूसरी चीजें वो जो आपको नहीं दिख रही हैं। जो नहीं दिख रही है वो क्या है बच्चों? यहाँ पर प्लास्टर है, कौन सा सीमेंट यूज किया गया है, जो सीमेंट यूज किया गया है वो गुड क्वालिटी का है या नहीं है, किस टाइप का सीमेंट यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर जो चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही है उसके लिए आपको करना पड़ेगा, घर को तोड़ना पड़ेगा। किसको तोड़ना पड़ेगा बच्चों? घर को तोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जब भी हम लिविंग टिश्यू का, किसका? लिविंग टिश्यू को एनालिसिस करेंगे, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, राइट? तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे कि हमको किसका एनालिसिस करना है बच्चों? यहाँ पर हमको यहाँ पर लिविंग टिश्यू का एनालिसिस करना है। ये तो हाउस का एनालिसिस हम बाद में करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर मेनली जो एनालिसिस करना है, जो एनालिसिस करना है हमको, वो किसका करना है? यहाँ पर लिविंग टिश्यू का। लिविंग टिश्यू का, लिविंग टिश्यू का एनालिसिस करने के लिए, लिविंग टिश्यू का एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पर दो प्रकार के लिविंग टिश्यू ले रहा हूँ। कौन कौन से लिविंग टिश्यू ले रहा हूँ बच्चों? एक लिविंग टिश्यू ले रहा हूँ मैं आपका प्लांट, एक ले रहा हूँ यहाँ पे प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, और दूसरा ले रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पर आपके सामने, दूसरा ले रहा हूँ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में कौन सा? एनिमल टिश्यू जैसे कि जस्ट लाइक लीवर, लीवर ले लिया, ठीक है? देखिए अगले पेज पे देखते हैं। देखिए एक मैंने ले लिया यहाँ पे प्लांट, प्लांट ले लिया बच्चों यहाँ पर, ये प्लांट है, ठीक है? और एक मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ बच्चों? लीवर ले रहा हूं, ठीक है? इसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे इसको, सबसे पहले मुझे तोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने मकान को तोड़ा ना, हमको क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। चलो सर आप कहते हैं तो तोड़ भी देते हैं, लो तोड़ देते हैं। मैंने इसका एक पीस ले लिया, पीस ऑफ लीफ
यहाँ पे ले ली, और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, पीस ऑफ लीवर ले रहा हूँ। पीस ऑफ लीवर ले रहा हूँ। अब क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे दोनों ले लिए। अब मैं यहाँ पर बच्चों पीस ऑफ लीफ और पीस ऑफ लीवर लेने के बाद अब क्या करने वाला हूं, मैं इसको क्रश करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, किसी एक बाउल के अंदर, या किसी एक, क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों केमिस्ट्री में, या किसी भी तरीके से इसको क्या बोला जाता है, एक बाउल बोलते हैं हम, आसान आसान भाषा में बोलेंगे इसको बाउल बोलते हैं। इसके अंदर क्या कर लिया हमने, इस लीफ को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर लिया। ठीक है, इस लीफ को क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ लिया। ये लीफ को हमने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। ऐसे ही मैं यहाँ पर किसको तोड़ूंगा बच्चों, लीवर के टुकड़े को। लीवर के टुकड़े को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों, तोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये क्या कर लिया मैंने, यहाँ पर मैंने ले लिया ये लीफ को क्रश किया, लीफ क्रश हो चुकी है, और यहाँ पर क्या क्रश हो चुका है, लीवर का पीस, लीवर पीस, लीफ, ये तो लीफ मान लो, यहाँ पर लीवर पीस, पूरा लीफ तो ना लीवर तो ना क्रश करूंगा, लीवर पीस को क्या कर लिया, क्रश कर लिया। ठीक है, अब बच्चों सर ये क्यों कर रहे हो आप, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, इसका एलिमेंटल एनालिसिस करना है, केमिकल लेवल पर भी, चाहे वो केमिकल लेवल पे हो, मतलब कि ऑर्गेनिक लेवल पे, चाहे इनऑर्गेनिक लेवल पे। सबसे पहले मैं जो यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूँ वो कर रहा हूँ ऑर्गेनिक लेवल पे। अब देखिएगा बच्चों, जब ऑर्गेनिक लेवल पे केमिकल एनालिसिस किया जा रहा है तो मैंने क्या कर लिया, लीफ को क्रश कर लिया और लीवर को क्रश कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर ये दोनों जो लिविंग टिश्यू है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड से मिलकर बने हैं जो या तो मोनोमर है या फिर पॉलीमर है। क्या है बच्चों यहाँ पर, मोनोमर है या फिर पॉलीमर। सर नया टर्म क्या लेके आ गया बीच बीच में, मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, मोनोमर का मतलब क्या होता है बच्चों, मोनोमर का मतलब ये होता है कोई भी एक सिंगल चीज, कोई भी एक सिंगल चीज, दे आर कॉल्ड मोनोमर। क्या कहलाता है ये, मोनोमर कहलाता है। ठीक है, और जब इसको मैं एक साथ एक चेन में जोड़ देता हूं, इसको मैंने क्या किया, एक साथ एक पैरेलल चेन में इस तरीके से मैंने जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड द पॉलीमर। क्या करेंगे हम लोग, पॉलीमर, दिस इज कॉल्ड द पॉलीमर। तो मतलब लिविंग टिश्यू जो है, चाहे वो लीफ का हो चाहे वो एनिमल टिश्यू का हो, ये दोनों किसी ना किसी मोनोमेरिक यूनिट से बने हुए हैं या फिर किसी ना किसी पॉलीमेरिक यूनिट से बने हुए हैं। जिसकी हमको स्टडी करनी है कि बताओ लीफ के अंदर कौन से मोनोमेरिक यूनिट हैं, कौन से आपके पॉलीमेरिक यूनिट हैं। ऐसे ही अगर बात करें लीवर के अंदर कौन से मोनोमेरिक यूनिट है, कौन से यहाँ पर पॉलीमेरिक यूनिट है। तो बच्चों मोनोमर और पॉलीमर को निकालने के लिए मुझे यहाँ पर एक एसिड यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपके सामने बात करता हूँ पहले, जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने लीफ ली, लीफ को मैंने तोड़ा, लीफ को मैंने क्रश किया। ये लीफ मैंने यहाँ पे क्रश की हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लीवर का पीस क्रश किया हुआ है, राइट, लीफ को क्रश किया हुआ है, लीफ को, ये लीफ को मैंने यहाँ पर क्रश किया हुआ है, ये देखो, राइट। ठीक, इसके अलावा मैंने यहाँ पे लीवर के पीस को भी क्रश किया हुआ है। देख लीजिएगा बच्चों, देखते हुए चलिएगा, ये है लीफ, पीस ऑफ लीफ है, और ये क्या है बच्चों, पीस ऑफ लीवर है। अब बच्चों क्या करूंगा मैं, इनको एक मोटार और पेस्टल, आपने देखा होगा ना कि जो आयुर्वेदिक दो डॉक्टर्स होते हैं, या आपने घर में जो है कभी भी चाय बनाई है, सब लोगों ने बनाई है चाय, तो चाय बनाते वक्त आपने अदरक को जो है बहुत ज्यादा कूट कूट के डाला हो, किसी के अंदर तो डाला होगा ना भाई। तो आप क्या करते हो, अदरक को बहुत ज्यादा कूटते हो, उसको दबाते हो, तो उसको दबाने के लिए क्या करते हो आप, किसी ओखली टाइप का यूज करते हो जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक मोटार और पेस्टल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, मोटार और पेस्टल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोटार और पेस्टल का यूज कर रहे हैं। जब मोटार एंड पेस्टल का यूज कर रहे हैं, तो मोटार और पेस्टल का यूज करने पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मोटार और पेस्टल का यूज किया, और मोटार और पेस्टल का यूज करने पर मैं यहाँ पर एक एसिड यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ बच्चों, एक एसिड यूज कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा, जैसे कि बात करें, ये आपका ये मोटार और पेस्टल का यूज कर रहा हूँ। मोटार और पेस्टल के यूज करने पर मेरे को यहाँ पे क्या मिल रही है बच्चों, एक थिक स्लरी मिल रही है। एक मिनट में मोटार पेस्टल बना देता हूँ। ये मोटार है और इस तरीके का यहाँ पर क्या है, पेस्टल है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए, समझ में आया आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर।
ये मोटार है, ये मोटार, और ये पेस्टल। ठीक है, इसी तरीके से ये मोटार है और ये पेस्टल है, एक मोटार है और एक पेस्टल है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, मोटार और पेस्टल की मदद से इस पीस को जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया था, इसको मैंने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पर ग्राइंड कर लिया। क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पर ग्राइंडिंग कर ली, ग्राइंड कर लिया। क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पर ग्राइंड कर लिया। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर इसी को कॉपी कर लूंगा, देखिएगा ये भी यहाँ पर हो गया। क्या कर लिया बच्चों, मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया, ये यहाँ पर ग्राइंड कर लिया, राइट। क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया। यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों जब मैंने ग्राइंड कर लिया तो मैंने आपको क्या बताया, हमको क्या फाइंड करना है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या कौन कौन से यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो मतलब हमको पहले सबसे पहले हम किसी स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो यहाँ पर कैसे हैं, सोल्यूबल है, कौन कौन से इनसोल्यूबल, मतलब कि किस किस की मोनोमेरिक यूनिट है और किस किस की पॉलीमेरिक यूनिट है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, वी यूज ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। वी यूज ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला बताओ सर, CCl3COOH। तो ये क्या है, हम इसका यूज कर रहे हैं। इसका यूज क्यों कर रहे हैं, फाइंड आउट द मोनोमेरिक, मोनोमर या फिर पॉलीमर, राइट। समझ में आ गया। तो हम कैसा यूज कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर वी यूज ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। हम ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो मोनोमर्स है वो अलग हो जाए और जो पॉलीमर्स है वो अलग हो जाए। अरे भाई एक बार बताओ, आप मुझे एक बार बताना बच्चों, आप लोग सब लोग घर पे चाय बनाते हो? हाँ सर बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है, कुछ तो नालायक होंगे, मक्कार होंगे जो नहीं बनाते होंगे, है ना। बना लिया करो, पी लिया करो, अभी सर्दी चल रही है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखिए कि अगर आप लोग घर पे जब चाय बनाते हो, चाय बनाते वक्त क्या करते हो, सबसे पहले आप, चाय बनाने की प्रोसेस भी सिखा दूं है, तो नहीं वो नहीं सिखाने वाला हूं मैं आपको। देखिए अगर बच्चों मैं आपसे बात करता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया, सबसे पहले हमने चाय पत्ती ली, ठीक है, उसके बाद अदरक ले लिया, अदरक को कूट लिया अच्छे से। अब क्या कर रहा हूं मैं, उसको किसी पतीले के अंदर डाल रहा हूं, और पतीले के अंदर डालने के बाद क्या करूंगा, अब उसको बॉईल करूंगा। लेकिन हमको यहाँ पे बॉईल कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लास्ट में जो प्रोसेस समझ में आ रहा है उसको देखते चलो। आप ये देखिए हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक पीस ऑफ लीवर लिया, सॉरी लीवर लिया, यहाँ पे लीफ ली। तो ये क्या है, लीफ है, और ये क्या है बच्चों, यहाँ पर लीवर है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, पीस ऑफ लीफ को क्रश कर दिया, लीफ को क्रश कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे पीस ऑफ लीवर को भी क्रश कर दिया, राइट। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जब पीस ऑफ लीफ को क्रश किया, पीस ऑफ लीवर को क्रश किया, इसके बाद हमने यहाँ पर ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का यूज करके, साथ के साथ यहाँ पे मोटार और पेस्टल का यूज करके, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे CCl3C3OH, CCl3, एक सेकेंड, COOH, ठीक है। इन सब का यूज करके क्या कर रहे हैं, उन लीवर के पीस को, उस लीफ के पीस को ग्राइंड कर रहे हैं। ग्राइंड करने के बाद उसका एक पेस्ट बना रहे हैं। अब ये आपने चटनी तो बना दी इसकी, अब चटनी बनाने के बाद क्या करोगे, उसको फिल्टर करेंगे सर। क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो देखो फिल्टर करने के लिए क्या करोगे, फिल्टर करने के लिए सबसे पहले तो एक बीकर लोगे। एक बीकर ले रहे हैं सर हम लोग, ये बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर के ऊपर देखिएगा एक बार, यहां पर एक फ्लास्क लगाओगे, ये फ्लास्क लगा दिया। फ्लास्क लगाने के बाद, एक सेकेंड रुकिए, सही से नहीं बनाया अभी। क्या करें? देखो क्या हो रहा है, ये ले लिया, इसको यहां से कवर कर दिया। साथ के साथ मैंने यहाँ पे एक फ्लास्क भी ले लिया, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर दिया है ये।
ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ बच्चों मैं इसके बीच में एक लगा दूंगा मुस्लिन क्लॉथ। मुस्लिन क्लॉथ का मतलब हो गया कॉटन क्लॉथ का यूज करने वाला हूँ। किसका यूज करने वाला हूँ? कॉटन क्लॉथ का। किसका यूज करोगे बच्चों? बिल्कुल पतली सी एक लेयर होगी कॉटन क्लॉथ की, एक बिल्कुल पतली सी लेयर होगी कॉटन क्लॉथ की जिसका मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल पतली सी लेयर से क्या बना दिया, ये आपका कॉटन क्लॉथ। क्या बच्चों, ये कॉटन क्लॉथ है। ठीक है, अब कॉटन क्लॉथ है सर आपने कह दिया तो बिल्कुल मानना पड़ेगा ही सही, कॉटन क्लॉथ है तो वैसे तो नहीं लग रहा है, पर ठीक है मान लेते हैं आप कहते हो तो। ठीक है, ये कॉटन क्लॉथ है, नीचे बना दिया मैंने कॉटन क्लॉथ। इसको थोड़ा सा और मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके का लगा देते हैं। राइट, अब देखिए, अब मैं एक चीज और बना देता हूँ यहाँ पर आपके सामने। ठीक, ठीक है। अब क्या करूंगा बच्चों, मैं जो मैंने आपके सामने इससे पहले क्या किया था बच्चों, यहाँ पर इससे पहले जो मैंने किया था कि इसको मोटर पेस्टल में किया था, अब मैं क्या करूंगा, इसको फिल्टर करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर फिल्टर करता हूँ। अब क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं इसको फिल्टर कर रहा हूँ। ठीक है, अब फिल्टर कर रहा हूँ, फिल्टर करने वाला हूँ, फिल्टर करूंगा। जब मैं फिल्टर करूंगा बच्चों, इसको फिल्टर करने के बाद मेरे पास दो फ्रैक्शन आने वाले। कितने फ्रैक्शन आएंगे बच्चों? यहाँ पर दो फ्रैक्शन आएंगी। एक फ्रैक्शन मेरे पास आने वाला है यहाँ पर, एक फ्रैक्शन मेरे पास आएगा एसिड इन सॉल्युबल पूल, और एक मेरे पास आएगा यहाँ पर एसिड सॉल्युबल पूल। एक मेरे पास क्या आ गया, एसिड इनसॉल्युबल पूल, और एक मेरे पास आ गया यहाँ पर एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसिड सॉल्युबल पूल है इसको क्या बोलूंगा मैं? देखो इसको ऐसे समझ लो, मैं अभी थोड़ी देर पहले चाय का जो एग्जांपल ले रहा था, आपने चाय बना ली, सारी चीजें हो गई, अब आपको चाय जो है किसी मग के अंदर फिल्टर करनी है, तो क्या करोगे आप? एक छन्नी लोगे, छन्नी के बाद उसको छानोगे, तो जो नीचे जा रहा है वो क्या हो जाएगा उसका, छन्नी के बाद जो नीचे जा रहा है वो क्या हो जाएगा उसका? फिल्ट्रेट हो जाएगा। जो छन चुका है वो क्या हो जाएगा उसका? फिल्ट्रेट हो जाएगा। जो नहीं छन पाया वो क्या हो जाएगा उसका? रिटेंटेड हो जाएगा। जो छन गया है उसमें क्या क्या चला गया? दूध चला गया, पानी चला गया, उसके बाद आपका अदरक का जो जूस है वो चला गया, साथ के साथ क्या चला गया? शुगर चली गई। और जो नहीं छन पाया वो क्या बच गया? चाय की पत्ती बच गई। ठीक है, इलायची जो डाली थी वो बच गई, साथ के साथ यहाँ पर क्या बच गया आपके सामने? जो अदरक का जो छिलका था, जो उसका फाइन पार्टी मतलब बड़ा जो पार्टिकल था वो बच गया। तो इसी प्रकार से एसिड इनसॉल्युबल पूल और एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर हम लोग ने
ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का यूज करके पॉलीमेरिक कंपाउंड को अलग कर दिया और मोनोमेरिक कंपाउंड को अलग कर दिया। जो एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर जो गए वो क्या थे, यहाँ पर आपके मोनोमेरिक कंपाउंड थे, और जो एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर जो गए वो क्या थे, आपके पॉलीमेरिक कंपाउंड थे। कैसे कंपाउंड थे बच्चों? पॉलीमेरिक कंपाउंड थे। तो अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे, हमने कंटिन्यू आस्किंग रखा सेम वे। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। हाउ डज वन गो टू अबाउट फाइंडिंग द आंसर, इस जवाब का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमारी टीम जो है बहुत लंबे समय तक निकल चुकी, और फाइनली एक आंसर मिला हमको। वी हैव टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस, हमने क्या परफॉर्म किया, यहाँ पर केमिकल एनालिसिस परफॉर्म किया। किसके ऊपर बच्चों? वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, हमने क्या लिया यहाँ पर? लिविंग टिश्यू लिया। लिविंग टिश्यू में या तो एक वेजिटेबल या फिर पीस ऑफ लीवर लिया, वेजिटेबल मतलब कि कोई भी एक टुकड़ा वेजिटेबल का, या फिर एक पीस ऑफ लीवर ले लिया, एंड ग्राइंड किया उसको किसके अंदर बच्चों? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर, Cl3CCOOH, यही लिखा है, CCl3CCOOH। एक सेकेंड, हाँ, CCl3COOH, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आ गया यूजिंग अ मोटर और पेस्टल। किसका यूज करके? मोटर और पेस्टल का यूज करके। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, हमको क्या मिली बच्चों? यहाँ पर एक थिक स्लरी ऑब्टेन हुई। और इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ, जब हमने इसको चीज क्लॉथ की मदद से क्या किया बच्चों? स्ट्रेन किया, या फिर कॉटन की क्लॉथ की मदद से, तो हमको दो फ्रैक्शंस मिले। एक फ्रैक्शन यहाँ पर क्या मिला बच्चों? वन फ्रैक्शन इज फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सोल्यूबल पूल, जो क्या कहलाया बच्चों? आपका एसिड सोल्यूबल पूल कहलाया। और दूसरा जिसको, जो कि क्या था? देन द सेकंड द रिटेंटेड और द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल, और साइंटिस्ट ने क्या पाया? थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए, किसके अंदर? एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर। तो यही बात मैं आपको इतनी देर समझा रहा हूं कि यहां पर अगर बात की जाए बच्चों, तो मेरे पास इसके अंदर अगर बात की जाए तो इसको मैं क्या बोलता हूं? रिटेंटेड बोलता हूं। क्या बोलूंगा बच्चे? इसको रिटेंटेड, रिटेंटेड बोलूंगा। और इसको क्या बोलूंगा बच्चों? मैं यहाँ पर फिल्ट्रेट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट बोलूंगा, राइट। तो क्या बोलेंगे बच्चों? इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। एक हो गया रिटेंटेड, एक हो गया बच्चों यहाँ पर फिल्ट्रेट हो गया। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक चीज में, देखो, अगर मैं बात कर रहे हैं एसिड सोल्यूबल पूल एंड एसिड इनसोल्यूबल पूल के बारे में, तो एसिड सोल्यूबल पूल की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर अगर देखा जाए तो आपके सामने कौन कौन से आएंगे? तो एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर आपके सामने जितने भी मोनोमेरिक कंपाउंड होंगे, जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स, जैसे की बात करते हैं अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, एक तो आ गया आपके पास अमीनो एसिड आ गए। अमीनो एसिड की जब चेन मिलती है तो क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो अमीनो एसिड की चेन से किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास पॉलीमेरिक कंपाउंड आएंगे, और पॉलीमेरिक कंपाउंड जो आएगा उसमें क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर प्रोटीन्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स। और बताओ और क्या आएगा बच्चों? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। अरे न्यूक्लियोसाइड जब एक साथ मिलते हैं तभी तो चेन का फॉर्मेशन होता है डीएनए और आरएनए की। तो यहां पर क्या आ जाएंगे मेरे पास? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या फिर आरएनए आ जाएगा, डीएनए या फिर आरएनए आ जाएगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है बच्चों आपको अगर बात करें यहाँ पर फिल्ट्रेट और रिटेंटेड के अंदर? तो देखो फिल्ट्रेट के अंदर कौन कौन आएगा? तो फिल्ट्रेट के अंदर एक तो अमीनो एसिड आ गए, न्यूक्लियोसाइड आ गए। इसे रिटेंटेड के अंदर आपके सामने और कौन आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर मेरे सामने शुगर आ जाएंगे, शुगर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, स्टार्च आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करें मोनोमर के अंदर कौन आ जाएंगे? सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सब किस में आ जाएंगे? आपके एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे बच्चों? एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर। साथ के साथ अगर मैं और बात करूं आपके सामने, तो जैसे कि मैं आपके सामने बनाता हूं यहाँ पर एक सेलुलर स्ट्रक्चर, तो सेलुलर स्ट्रक्चर में अभी आप देखिएगा, ये सेलुलर स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सेल के अंदर सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है बच्चों? यहाँ पर सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट है,
इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है बच्चों, सेल वॉल बनी होती है आपकी सेलुलोज की। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन बना होता है यहाँ पर आपके सारे जब लिपिड प्लस प्रोटीन मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, काफी सारा साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट है, काफी सारे साइटोप्लाज्म। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, काफी सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, काफी सारे सेल ऑर्गेनल। ये सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, ये सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पर काफी सारे सेल ऑर्गेनल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या देखने को मिलते हैं बच्चों, यहाँ पर काफी सारे सेल ऑर्गेनल। तो यह मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर साइटोप्लाज्म बना दिया, साइटोप्लाज्म बना दिया। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने यहाँ पर, सेल ऑर्गेनल बना दिया, ऑर्गेनल बना दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो सर साइटोप्लाज्म के अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा सर। शुगर प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा सर। और क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आयंस प्रेजेंट होंगे, के प्लस आयन, Na प्लस आयन, Ca प्लस आयन, सब प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ अगर साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या प्रेजेंट होगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा सर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे सर, बिल्कुल होंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, साथ के साथ यहाँ क्या बात करेंगे, यहाँ पर फेट प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट की, तो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट आता है आपका किसके अंदर, एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर। तो अगर लिखें तो एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल पूल की बात करें फिर से, एसिड सोल्यूबल पूल एंड एसिड इनसोल्यूबल पूल की बात करूं, एसिड इनसोल्यूबल पूल की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या क्या आएगा बच्चों, तो आपके सामने आने वाला जो कंपोनेंट है यहां पर एक तो आएगा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट वही शुगर वगैरह जो है। इसके अलावा यहां पर क्या आ जाएंगे, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट यहां भी आएंगे, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट प्लस यहां पर क्या आएंगे, सेल वॉल आ जाएगा, मतलब कि सेल वॉल आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पर ऑर्गेनल की जो वॉल है, जितने भी ऑर्गेनल है उनकी वॉल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, किसके अंदर, एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे बात करता हूँ लिपिड को लेकर, इसको लेकर बात कर रहे हैं, लिपिड को लेकर अगर बात की जाए तो लिपिड जो है आपका, लिपिड जो है आपका क्या है, बेसिकली मोनोमर है। क्या है बच्चों, ये मोनोमर है। लेकिन ये क्या होता है बच्चों, जैसे कि बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का मोनोमर है। लेकिन जब भी ये किसी सॉल्यूशन के अंदर जाता है तो ये सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद क्या फॉर्म कर लेता है बच्चों, एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेगा, यहाँ पर एग्रीगेशन फॉर्म कर लेता है, जिसके वजह से इसको लिपिड को रखा गया है एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर। किसके अंदर रखा गया है बच्चों, एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर। ये एक प्रकार का मोनोमर है, लेकिन ये किसी सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद क्या कर लेता है बच्चों, यहाँ पर एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेता है, जिसके वजह से इसको रखा गया है किसके अंदर बच्चों, हम लोग एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल पूल भी खत्म होता है। डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस ऑफ टिश्यूज, किसका क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस ऑफ टिश्यू। डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस ऑफ टिश्यूज के अंदर एक चीज बता देता हूँ आपको, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस ऑफ टिश्यूज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। बच्चों यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, मैंने सेम चीज आपको ले ली है यहाँ पर, ये प्लांट ले लिया, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, प्लांट है। किसका एनालिसिस कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक है, अब जब डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस कर रहा हूं प्लांट का, तो मेरे पास प्लांट का डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस करने पर यहां पर सबसे पहले मेरे को क्या देखने मिलता है, फ्रेश वेट। कौन सा वेट, फ्रेश वेट। फ्रेश वेट में मेरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों देखने मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर देखने मिलता है। जब मैं क्या करवा दूं इसका, जब मैं इसको क्या कर दूं बच्चों, इसका पानी निकाल दूं, मतलब कि इसमें से वाटर लॉस करवा देता हूं। ठीक है,
इसका जो क्या कर दूं बच्चों, मैं इसमें से वाटर लॉस करवा दूं, H2O इवेपोरेट करवा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसका ऐसे सिकड़ी हुई लीफ आ जाएगी। ठीक है, ड्राई वेट आएगा। क्या आएगा बच्चों मेरे पास, इसका ड्राई वेट आएगा। क्या आएगा मेरे पास, इसका ड्राई वेट आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया, इसका ड्राई वेट आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, H2O को इवेपोरेट करा दिया और मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, ड्राई वेट आ गया। अब मैं क्या करवाऊंगा बच्चों, इसका कंबशन करवाऊंगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल सर होगा। ठीक है, यहाँ क्या करवाऊंगा मैं, कंबशन करवाऊंगा, कंबशन करवाऊंगा इस चीज को। जब कंबशन करवाऊंगा तो मेरे पास H2O भी बाहर निकल जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर CO2 बाहर निकल गया। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, ड्राइवेट में मेरे पास क्या हो गया, ड्राइवेट में मेरे पास यहाँ पर ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो सब क्या हो गए, यहाँ से रिलीज होना, मतलब कि टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ड्राइवेट में मेरे पास सम ऑर्गेनिक कंपाउंड और सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों बचते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ, मैंने इसको कंबशन करा दिया। कंबशन कराने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक जो फ्रैक्शन आती है, एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसा दिखाई देता है, मतलब कि एक मिनट, ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, इसका एश वेट आ गया। और एश वेट जो आया मेरे पास, ये क्या आ गया बच्चों, इसका यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, SO2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बचता है। क्या बचता है बच्चों मेरे पास, यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है देखने को मिलते हैं, जैसे कि SO4 2 माइनस, PO4 2 माइनस। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी लीफ का डिस्ट्रक्शन एनालिसिस शो करते हैं। ठीक है, देखिएगा, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे या फिर आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं कि लिविंग टिश्यू सैंपल या फिर आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इट विल सफिश टू से हियर that one extract the compound that subject to extract the various separation techniques till one has separated a compound from all other. In other words कहें तो one isolate and purify a compound। हम क्या करेंगे, या तो isolate करेंगे या purify करते हैं compound को। Analytic techniques when applied to the compound given us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. All the carbon compound, जितने भी carbon compound है that we get from living tissue that called the biomolecule। जितने भी कार्बन कंपाउंड है जो कि हमको कहां से मिलते हैं बच्चों, लिविंग टिश्यू से मिलते हैं। कौन से कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। और कार्बन कंपाउंड ही कौन से कंपाउंड होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड द बायोमोलिक्यूल। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट द इनऑर्गेनिक एलिमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड्स को भी स्टडी करते हैं। हाउ टू नो दिस, इसको कैसे जाने। A slightly different from this, but destructive experiment has to be done। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट को या एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। वन वे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, यहाँ पर एक छोटे से अमाउंट में क्या लेंगे, लिविंग टिश्यू लेंगे। ठीक है, से अ लीफ और अ लीवर, दिस इज कॉल्ड द वेट, मतलब कि फ्रेश वेट, एंड इट ड्राइड, और वो क्या कर देंगे बच्चों, सुखा देंगे। ठीक है, ऑल द वाटर इवेपोरेट, उसका सारा पानी उड़ जाएगा। द रिमेनिंग मटेरियल गिवन ड्राई वेट, जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा वो मेरे पास क्या होगा, उसका ड्राई वेट होगा। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, अब पूरे टिश्यू को मैं क्या कर दूंगा, बर्न कर दूंगा। ऑल द कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड है ऑक्सीडाइज, उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा टू गैसियस फॉर्म, इवेपोरेट हो जाएंगे किसकी फॉर्म में, CO2 और वाटर पर, एंड रिमूव। व्हाट इज द रिमेनिंग, क्या बचेगा मेरे पास, एश बच्चा है। एश जो है यहाँ पर वो बचता है। ठीक है, दिस एश कंटेन, क्या बचता है मेरे पास, कैल्शियम, जितने भी इनऑर्गेनिक, मैग्नीशियम। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एंड आल्सो सीन एसिड सॉल्युबल पूल, जिनको आप क्या देख सकते हो, एसिड सॉल्युबल फ्लूइड के अंदर देख सकते हो। देयरफॉर एलिमेंट एनालिसिस गिव टू एलिमेंट कंपोजिशन, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एलिमेंट का एनालिसिस करते हैं। गिवन द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, व्हाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड गिवन आइडिया काइंड ऑफ, हमको जो है जो एनालिसिस है हमको आइडिया देता है कि किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड और किस टाइप के इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें यहाँ पर, जैसे लिस्ट दी हुई है लिविंग टिश्यू के अंदर, सोडियम देखने मिलता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन सॉरी वाटर, NaCl, CaCO3 माइनस। ठीक है, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस। तो ये जो है सब चीजें हमको क्या देखने मिलती है, मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड को, बट द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासिफाई
हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं किसके अंदर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड के अंदर। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक का सारा सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके ब्रेन में एकदम सेट हो चुका होगा, राइट। तो अब बात करते हैं हम लोग व्हाट इज मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट क्या होता है, देखिएगा, समझिए बच्चों, यहाँ पर मेटाबोलाइट की बात करूं, मैं आपके सामने आप एक सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, या फिर कोई लीफ मान लो, सेल मान लो, कुछ भी मान लो, लीफ ही मान लो आप, चलो छोड़ो, ये लीफ मान लो, ग्रीन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लो भाई, ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर मेरे पास, मेरे को जानना है मेटाबोलाइट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मेटाबोलाइट को समझ लेते हैं। देखिए मेटाबोलाइट क्या होता है बच्चों, देखिए मेरे पास, मैंने बाहर से क्या लिया, CO2 लिया, अंदर से मेरे पास CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पर वाटर, ग्लूकोज बना रहा है। क्या बना रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फंक्शन प्लांट को पता है, ये सर पता है प्लांट को। या तो प्लांट क्या करेगा, ग्लूकोज का यूज करके इसको लाइफ टाइम, मतलब कि लाइफ टाइम का मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। इसकी फॉर्म में स्टोर कर लेगा, स्टार्च के फॉर्म में। तो ये चीज समझ आ गई, प्लांट के क्या करना है, ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में यूज करना है। लेकिन कुछ अमाउंट में क्या करता है प्लांट, ग्लूकोज का यूज करता है किसके लिए, यहाँ पर CO2 से, सॉरी ग्लूकोज से सेल वॉल का फॉर्मेशन करने के लिए। किसका फॉर्मेशन करने के लिए, सेल वॉल का फॉर्मेशन करने के लिए। अब जो सेल वॉल जो है यहाँ पर, जो सेल वॉल जो फंक्शन कर रहा है, मतलब सेल वॉल का फंक्शन क्या है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन करना। क्या करना, प्रोटेक्शन करना। सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, सेल वॉल का फंक्शन होगा प्रोटेक्शन करना। लेकिन अब प्लांट को सेल वॉल का प्रोटेक्शन करने का फंक्शन नहीं मालूम है। हाँ उसको पता है कि मैंने सेल वॉल बना दिया, अब सेल वॉल कुछ भी करे, प्रोटेक्शन करे तो करे, नहीं तो नहीं करे। लेकिन यहां पर CO2 जब आ रहा है, CO2 कोई प्रकार का मेटाबोलाइट नहीं है, लेकिन जब CO2 जब आ रहा है तो यहां पर CO2 की वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, CO2 की वजह से यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, और CO2 की वजह से यहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका, जो कि क्या करता हो, जो कि प्रेजेंट होते हो, और प्रेजेंट होते हो डेट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि किसी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के आने से बन रहे हैं। दूसरी चीज, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लांट के लिए यूजफुल हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि जिनको यूज करके प्लांट जो है अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करता रहता है। दिस इज कॉल्ड द मेटाबोलाइट। क्या कहलाता है बच्चों, ये मेटाबोलाइट कहलाता है। जैसे कि मेटाबोलाइट को लेकर बात करें, द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, चाहे वो स्मॉल कंपाउंड हो चाहे वो बिग कंपाउंड हो, फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। If one were made to list of biomolecules, such a list of a word of thousands of organic compound, including amino acid, sugar for reason, ठीक है। यहाँ बोल रहा है we can call these biomolecules as a metabolite. In animal tissue, one notice the presence of such category of compounds shown in figure. These are called the primary matter. अब देखो, अब इसकी तो चलो इसने बता दिया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which are convert into different form they are called metabolite. Some are metabolite, ठीक है, some are metabolite, ठीक है, some are useful या beneficial for plant and some are not useful for beneficial or plant। जैसे मैं आपसे बात करता हूं यहां पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। जैसे कि अगर बात करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो मेटाबोलाइट होते हैं जो कि फाउंड इन एनिमल्स, प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया।
एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो मेटाबोलाइट होते हैं ओनली फाउंड इन प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये जो मेटाबोलाइट है किसके अंदर नहीं पाए जाते, आपके ह्यूमंस के अंदर देखने को नहीं मिलते। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो कि जिनका फंक्शन जो है फंक्शन आर नॉन, इसका फंक्शन क्या हो बच्चों यहां पर नॉन हो, लेकिन यहां पर फंक्शन आर अननोन, फंक्शन यहां पर क्या हो अननोन हो। ठीक है, दे आर यूजफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, यूजफुल फॉर everyone, but यूजफुल या बेनिफिशियल ओनली इसके लिए ह्यूमंस के लिए, ओनली ऑन ह्यूमंस के लिए क्या हो ओनली ह्यूमंस, किसके लिए बेनिफिशियल हो बच्चों ओनली ह्यूमंस के लिए क्या हो यहां पर आपकी बेनिफिशियल हो। तो ये क्या कहलाते हैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड ये क्या कहलाएंगे आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है एनिमल, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जिनका फंक्शन प्लांट को मालूम होता है कि मुझे इससे क्या काम करना है, ये मेरे किस काम के हैं, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फंक्शन को मालूम नहीं होता। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, रबर जो है प्लांट किसके लिए बना रहा है, खुद के लिए बना रहा है या आपके लिए बना रहा है, खुद के लिए नहीं बनाता है वो, प्लांट को जो है रबर किसी काम में नहीं आता है, उस रबर का यूज कौन करता है ह्यूमन करता है। तुम तंबाकू खाते हो कि नहीं खाते हो, ठीक है, तो प्लांट के नशे करता है नहीं करता है, तुम्हारे नशे तुम नशे करते हो लेकिन उसका यूज करके, तो तुम्हें तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल है। हालांकि तंबाकू खाना, ठीक है, निकोटीन खाना, ये सब आपके लिए सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हो वो उसका यूज करते हो। प्लांट जो है उसको फेंक देता है, तुम्हारी तरफ वो नहीं है, गधा नहीं है वो कि जो तुम जो है यहाँ पर नशे करो, प्लांट कभी नशे नहीं करता है। ठीक है, तो मेरी बात बुरा मत मानना बच्चों यहाँ पर, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दीज आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट। ये क्या कहलाते हैं बच्चों प्राइमरी मेटाबोलाइट। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि क्या बोल रहा है, इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, यदि हम बायोमोलिक्यूल की लिस्ट बनाए तो सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, शुगर हो गया। फॉर दैट रीजन द सेक्शन आप देखेंगे वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल एज मेटाबोलाइट इन एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सच category of compounds shown in figure 9.1, these are called the primary metabolite. However, one lysis of plant, जब हमने एनालिसिस किया प्लांट को, फंगस को, माइक्रोबियल सेल्स को, है ना, तो one would see thousands of compound of other than these, ठीक है, इनके अलावा और भी कंपाउंड देखने को मिले, दे आर कॉल्ड द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, है ना। एल्केलॉइड हो गया, फ्लेवोनॉइड हो गया, रबर, एसेंशियल ऑयल एंड एंटीबायोटिक्स, ये क्या है सब बच्चों आपके पिगमेंट हो गए, सेंट हो गए, गम हो गए, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वाइल द प्राइमरी मेटाबोलाइट जिनका फंक्शन क्या होता है यहाँ पर आइडेंटिफिएबल होता है, मैंने नॉन लिखा है यहाँ पर, कैसा होगा आइडेंटिफिएबल होगा, और ये क्या करते हैं यहाँ पर प्ले नॉन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि क्या करते हैं बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करवाने का प्रोसेस करते हैं। वी डू नॉट एट मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शन, जिसका प्लांट को कोई रोल नहीं पता हो, जिसका कोई प्लांट को फंक्शन नहीं पता हो, ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन, इनमें से कुछ जो होते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होते हैं। जैसे बात करते हैं रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट, पिगमेंट, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन लेटर चैप्टर। ठीक है, तो यहां पर बच्चों बात करते हैं पिगमेंट, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ये हो गया, एल्कलॉइड, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ट्रेपेनॉइड्स, ठीक है, मोन्टोटेरेपिन्स, डायपेंटेरेंस, ठीक है, एसेंशियल ऑयल में कौन हो गया लेमन ग्रास ऑयल हो गया, टॉक्सिन में एरबिन, रिसिन, लेक्टिन में कॉनकेनक्वालिन ए हो गया, ठीक है, ड्रग्स में विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन हो गया, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर हो गए, गम्स हो गए और सेलुलोज हो गए, तो दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये सारे आपको लर्न होने चाहिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मेटाबोलाइट्स भी खत्म होते हैं। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। दो तरीके से हमने बायोमोलिक्यूल क्लासिफाई किया गया है, एक तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल की बात कर लेता हूं मैं आपके सामने। बायो माइक्रो molecule and bio
मैक्रो मॉलिक्यूल। बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल बात करते हैं। बायो माइक्रोमोलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट 800 हो या फिर और लेस देन 800 डाल्टन हो, वो कहलाते हैं आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। जबकि यहां पर जो मोलिकुलर वेट होगा वो मोर देन 800 होगा। 800 डाल्टन होता है, 800 डाल्टन से कितना भी जा सकता है, तो ये कहलाता है आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल। बायो माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर आते हैं आपके सारे जितने भी एसिड सोल्यूबल पूल वाले, एसिड सोल्यूबल पूल, और यहां पर कौन आता है बच्चों, एसिड इन सोल्यूबल पूल आता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, यहाँ पर जो लिपिड होते हैं वो किस में आते हैं, वो दोनों में आते हैं। लिपिड कैसे में आएंगे, दोनों में आएंगे, क्योंकि लिपिड अगर बात करते हैं तो लिपिड जो है अगर नॉर्मली देखा जाए तो बेसिकली वो क्या है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन वो एग्रीगेशन की वजह से किस में रखा गया है, आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर। क्योंकि लिपिड का जो मोलिकुलर वेट होता है वो लेस देन 800 डाल्टन होता है, लेकिन उसके एग्रीगेशन की वजह से उसको रखा गया है बायो माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर। चलिए इसके एनसीईआरटी रीड करते हुए चलते हैं हम लोग। इसकी एनसीईआरटी चालू होती है यहां से, ठीक है, शुरू। दिस इज क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो एनसीईआरटी। वन फीचर कॉमन टू ऑल दिस कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल, जिसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 18 to 800 डाल्टन। कितना होगा बच्चों यहाँ पर, 18 से लेकर 800 डाल्टन होगा। अब एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन के ओनली 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। एसिड इनसोल्युबल पूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, इतने पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और लिपिड्स आपको देखने को मिलते हैं। These classes of compound with the exception of lipid, इन classes of compound के अंदर यहाँ पर लिपिड क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है। क्या है, लिपिड यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलता है जिसका मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 एंड हैव मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव। ठीक है, यहाँ पर फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड आर फाउंड इन, जो केमिकल कंपाउंड जो कि पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आर 2 टाइप। वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 प्रकार के, 1 2 जिसका मोलिकुलर वेट जो है यहाँ पर 1000 से कम हो, जिसका मोलिकुलर वेट क्या हो यहाँ पर 1000 से कम हो, एंड यूजुअली रेफर्स टू द बायो माइक्रोमोलिक्यूल, जिसको क्या रेफर करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर बायो माइक्रोमोलिक्यूल रेफर करेंगे, या फिर सिंपली बायोमोलिक्यूल रेफर करते हैं। जबकि जिनका मोलिकुलर वेट यहाँ पर 1000 से ज्यादा होगा, दिस इज कॉल्ड द एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन, दे आर कॉल्ड द बायो माइक्रोमोलिक्यूल, जो कि मैंने आपको बताया। The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipid, यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है बच्चों, लिपिड है, जो कि एक प्रकार का पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है। Then why do lipids, क्यों लिपिड्स, whose molecular weight, जिसका molecular weight 800 डाल्टन से ज्यादा है ही नहीं, फिर भी इसको एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन के अंदर क्यों रखा गया है, that is the macromolecular fraction। लिपिड आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट, लिपिड के पास क्या होता है, स्मॉल मोलिकुलर वेट होने के बाद भी they are small molecular weight compounds and are present not only such but also arranged in a structure, cell membrane। ठीक है, when we grind a tissue, जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो we destructing the cell structure, the membrane, ये क्या आ गया, चलो वही है, the cell membrane and the other membrane are broken into pieces and the form vesicles which are not water soluble, जो कैसे नहीं होते आपके water soluble नहीं होते। Therefore the membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool, hence the macromolecule fraction, lipid are not strictly macromolecule, lipids जो है यहाँ पर क्या नहीं है, strictly macromolecules नहीं है। The acid soluble represent roughly the cytoplasmic composition, acid soluble के अंदर present है आपके cytoplasmic composition, the macromolecules from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fractions. Together they represent the entire chemical composition of the living tissue. If we represent the chemical composition of the living tissue from abundance point of view and arrange the class wise, we observe water is the most abundant। देखिए यहां से ध्यान रखिएगा, वाटर जो है सबसे ज्यादा abundant क्या है, केमिकल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे बात करते हैं वाटर जो होता है कितना परसेंट पाया जाता है बच्चों, 70 से लेकर 90% पाया जाता है। प्रोटीन जो होते हैं यहाँ पर 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% और आयरन जो है यहाँ पर 1%। ये टेबल भी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इससे पहले मैं आपके सामने एक चीज और लिख देता हूं कि
नोट डाल के लिख रहा हूं बच्चों आपके सामने, नोट द मोलिकुलर वेट of lipid less than 800 Daltons but due to its aggregation it due to its aggregation it due to its aggregation क्या लिख सकते हैं बच्चों यहां पर, we taken bio macromolecule, राइट। तो ये था आपका आज की क्लास के अंदर जो एनसीईआरटी डिस्कशन किया गया है। आज की क्लास के अंदर एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया गया है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एकदम माइंड में सेट हो जानी चाहिए, आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी आशा करता हूं बच्चों। इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक लेके आएंगे वो आएंगे अमीनो एसिड। हम लोग अमीनो एसिड को, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोटीन को, हम लोग यहाँ पर इसको एंजाइम को साथ में पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, देन न्यूक्लिक एसिड। इस तरीके से हमारा ऑर्डर चलेगा बच्चों, क्योंकि अगर हम लोग हमारी एनसीईआरटी के अंदर क्या किया हुआ है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर अमीनो एसिड यहाँ पे दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट पीछे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि प्रोटीन बाद में दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट पहले दिया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर चीजों को एक एक करते हुए समझते हुए चलेंगे। आई होप सो कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। यदि आपकी आज की क्लास में आपको मजा आया है, आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।